मुमताज़ माहिर ख़ानून जनाब शकीकुर रहमान मुहाजिर ने कहा है कि दस्तूर एक जिंदा दस्तावेज है और इस दस्तूर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नज़रिया ये है कि समाज के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियाँ होती रहें। उन्होंने बउन्वान दस्तूर बहैसियत कॉन्ट्रैक्ट और इसके असरात व मुज़मरात 15वां सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल लेक्चर देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने तालीमी हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए नए चैलेंज और मौक़े के उन्वान पर लेक्चर दिया। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत सैयद जलील अहमद एडवोकेट ने सदारत की। मोतमद उमूमी डॉक्टर यूसुफ हामिदी ने तारुफ पेश किया। मेरा असल तारुफ ये कि मैं तामीर मिल्लत से तकरीबन 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ और उसकी अहम वजह यूसुफ भाई वो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे जब हम स्टूडेंट्स यूथ विंग में काम किया करते थे तामीर मिल्लत में, और उनकी सरपरस्ती में हमने काफ़ी काम किया और आज भी किए जा रहे हैं। उसके बाद एक शख्सियत जिसको मैं बहुत मिस करता हूँ वो ज़हीर साहब थे, जिन्होंने हमें इरफान एकेडमी में इंट्रोड्यूस किया, बहुत सरपरस्ती की, इरफान से जोड़ा और कई चीज़ें सिखाई जो जिनके हम एहसानमंद हैं। मेरे साथी उस ज़माने के साथी मोहसिन भी हैं यहाँ पे बैठे हुए, हम लोगों ने साथ तामीर मिल्लत में काम करना शुरू किया। तो हमको ये शर्फ हासिल है कि हमने गौस खामोशी साहब, खलीलुल्लाह हुसैनी साहब, सुलेमान सिकंदर साहब और नईम कुरैशी साहब सबके साथ सबके कदमों में कई चीज़ें सीखी और अब जलील साहब और जियाउद्दीन नैयर साहब के साथ वही करते हैं जो हम 35 साल पहले किया करते थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस जलसे में आने की तकलीफ उठाई। ये एक अहम जलसा इस वजह से है कि वो एक ऐसी शख्सियत को याद करते हैं इस दिन जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैदराबाद में हुई जो किसी और शहर में नहीं होती। मैं पहली बात जो अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ ये कि मैं खुद 27 साल पहले हैदराबाद से चला गया। जब मैंने सिविल सर्विस ज्वाइन की, हमारी ट्रेनिंग हुई मसूरी में, फिर मैं वहाँ से चला गया दिल्ली और फिर दिल्ली वाला होके रह गया। 2017 में जब 25 साल हो गए दिल्ली में और बिल्कुल अब ऐसा यकीन हो गया था कि दिल्ली रहेंगे, लेकिन 2014 के इलेक्शन के बाद जो हालात हुए दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में, उसकी वजह से हमको ये सोचना पड़ा कि यहाँ रहना हमारे लिए सही है या नहीं है। और चूंकि अम्मी यहीं थी तो हम हैदराबाद बहुत आया करते थे। मैं पढ़ाता भी हूँ हैदराबाद में, तो मैं हर 15 दिन को हैदराबाद आता था। तो ये बात साफ जाहिर थी कि अगर हिंदुस्तान में कोई शहर ऐसा है जो महफूज है मुसलमानों के लिए तो वो हैदराबाद था। और जो हालत दिल्ली में हो रही थी वो देख के तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को, आप लोगों पे रश्क था कि आप एक अलग ही मुल्क में रहते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि दिल्ली के हालात बड़े बद से बदतर होते जा रहे थे। गवर्नमेंट बदली, दिल्ली शहर की गवर्नमेंट बदली, मुल्क की गवर्नमेंट बदली, और जैसी गवर्नमेंट बदली तो कई चीज़ें होने लगी। वो लिंचिंग शुरू हुई हमारे अतराफ, बिल्कुल जहाँ हम रहा करते थे, मस्जिदों में अटैक शुरू हुए। फिर एक दिन वो एक छोटा सा लड़का था, वो नमाज को शॉपिंग करने आया दिल्ली, तो उसको ट्रेन में मार के फेंक दिया गया। जुनैद नाम था उसका, आपको वो कहानी सुनी होगी। जब जाके ये ख्याल हुआ कि ये अब वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो गया
और चूंकि मैं यहाँ पढ़ा भी रहा था, अम्मी भी यहीं थी और यहाँ की गवर्नमेंट में भी कुछ काम कर रहा था मैं, तो हम फिर वापस आ गए हैदराबाद। तो 3 वापस हैदराबाद ही हो गया हूँ। और जब यहाँ पहुँचा तो ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हुई कि क्यों हैदराबाद शहर पूरी मुख्तलिफ जगह है इंडिया के सारे दूसरे शहरों से। यहाँ पे आप लोग सब बिल्कुल मज़े में नजर आ रहे थे। यहाँ वो जो एक तलवार लटकती रहती थी पुलिस वाली और मॉब वाली, वो थी नहीं। यहाँ पे आप लोग गाय का गोश्त खा रहे थे बड़े आसानी से। तो रोड पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बीफ शॉप और माशाअल्लाह बीफ शॉप। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं और हो भी सकता है। जो आखिरी एक इंसिडेंट हुआ जिससे बहुत दिल दहल गया था, वो ये कि मेरे एक दोस्त की अम्मी वो बीमार हो गई बहुत, और बिल्कुल ऐसे जब बहुत बीमार हो जाता है, कोई ज़ईफ़ भी हो जाते हैं, तो थोड़ी वो मेमोरी लॉस भी होने लगा। तो वो बोलना उन्होंने बंद कर दिया था, कई दिनों तक कुछ बोली नहीं। फिर एक दिन उनको थोड़ा सा होश आया, और जब होश आया तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, मेरे दोस्त को, और उससे कहा कि देखो उसामा, जो हालात ऐसे हो गए, ये आप सोचिए एक ज़ईफ़ बिल्कुल ही मामूली सी पढ़ी लिखी औरत, बिहार की, दिल्ली में रह रही कुछ दिनों से, वो अपने बेटे को मशवरा दे रही कि देखो बेटा, वो हालात बड़े नाजुक हैं, तुम ऐसा करो अपना मजहब बदल लो। और अपने अब्बा से भी यही कहते हैं, और वो आखिरी जुमला था उनका। जब ये इस तरह का माहौल है मुल्क में, आप लोगों को यहाँ रहते हुए अंदाजा भी नहीं हो सकता कि बाकी मुल्क का क्या हाल है। तो एक जो मैं बार बात सबसे कहता रहता हूँ कि हैदराबाद का ये स्टेटस, इसकी कई वजूहत हैं, और उनमें से एक वजह मजलिस तामीर मिल्लत है, और इसकी जो लीडरशिप रही है हैदराबाद में, और हैदराबाद को शेप करने में, ये हम उसके आई विटनेस है। और हमने देखा है कि किस तरह हमारे शहर का माहौल जो बहुत ही बिगड़ चुका था, आपको कई बार सुन चुके होंगे कि 1948 के बाद हैदराबाद का माहौल भी बहुत बिगड़ चुका था, और इसको बचाने में और इसकी कैरेक्टर को सस्टेन करने में खलीलुल्लाह हुसैनी साहब और मजलिस तामीर मिल्लत का बड़ा रोल रहा है। और सिर्फ उसी वजह से हम इस लेक्चर को बहुत अहम समझते हैं हम सब। और जब अयूब भाई ने कहा कि इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करना है, तो पहला नाम जो आया वो जनाब शफीक महाजिर साहब का है। शफीक भाई हमारे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, बहुत बड़े साथी, सबड़ी जिनको हम कई सालों से हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको दावत दी। तो अयूब भाई ने कहा हाँ भाई, शफीक साहब तो आके देंगे अपना लेक्चर, लेकिन वो जब तक लोग नहीं जमा हो जाते, जब तक काफ़ी लोग नहीं आ जाते, आप अपना बोलते रहे। जब आ जाएंगे लोग तो फिर असली लेक्चर शुरू हो जाएगा। मैं वही रोल निभा रहा हूँ, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा, आप लोगों में से जिन लोगों ने शफीक साहब को नहीं सुना होगा, कि शफीक साहब की जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जो इस किस्म की इंसाइट है उन एरियाज में जिन पे हम आजकल बड़े वल्नरेबल हैं, वो बिल्कुल वो अनपैरेलल्ड है। और इस वजह से ये लेक्चर आजकल की अहमियत, आजकल के दौर में बहुत अहमियत रखता है। मैं आपको मुख्तसर तौर पे एक और जो पहलू है आजकल जो परेशान कुन पहलू, उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, वो है तालीम का पहलू। तालीम की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी अनाउंस की जिसका नाम नई एजुकेशन पॉलिसी 2017 में वो शुरू हुई, पिछले साल जाके वो मुकम्मिल हुई।
और उस नई एजुकेशन पॉलिसी को लेके कई लोगों को कई शुबहात हैं और कई इश्यूज़ हैं। वो सारे इश्यूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम कुछ उनमें से कुछ इश्यूज़ का जिक्र आज करेंगे। पहला सवाल जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी करती है और हम सबके लिए एक बुनियादी सवाल है, वो बुनियादी सवाल ये है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, तालीम क्यों ज़रूरी होती है। ये बड़ा अहम सवाल है। ये इसलिए अहम सवाल है क्योंकि इस सवाल का जवाब एक तो हर घर को देना चाहिए, हर बच्चे को समझना चाहिए कि वो क्यों स्कूल जा रहा है, और हर पेरेंट को समझना चाहिए कि वो क्यों स्कूल भेज रहे हैं, और गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि तालीम की ज़रूरत क्या है और किसको है। तो देखिए दो जवाब हैं इसके, और इन दोनों जवाबों में जो आपका जवाब होगा वो तय करेगा कि आप तालीम को कहाँ रखते हैं और कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। पहला जवाब ये है कि तालीम हम इसलिए हासिल करते हैं कि हमको नौकरी मिले। तो तालीम का मकसद हो जाता है हमको कोई स्किल सीख लें हम, जिससे हमको तालीम के बाद नौकरी मिल सके, कि हम एयर कंडीशनर बनाना सीख लें, हम इंजीनियरिंग सीख लें, हम मेडिसिन सीख लें, ताकि उसके बाद एंड प्रोडक्ट तालीम का एक नौकरी हो। एक पहलू एजुकेशन का नौकरी होता है। दूसरा पहलू होता है जो अगर आप देखें, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप देखें कि जो इस्लामी तरीक़ा है या इस्लामी तर्ज है इल्म का, जो हदीस में ज़्यादातर मिलता है, वो ये कि हम इल्म इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि हम बेहतर इंसान बने। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं। अगर आप तालीम सिर्फ इसलिए पा रहे हैं कि आपको नौकरी मिले, तो आपको एक मखसूस किस्म की तालीम की ज़रूरत होती है। अगर आप तालीम इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आप बेहतर इंसान बने, बेहतर मुसलमान बने, बेहतर सिटीज़न बने, तो आपको एक दूसरी किस्म की तालीम की ज़रूरत होती है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसका पहली हेडलाइन, इसका पहला उन्वान ये है कि तालीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तालीम के बाद सबको नौकरी चाहिए। इसीलिए आप देखिए सारा एम्फेसिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्किल पे है, कि हम बच्चे को किसी बहुत छोटे क्लास से, छठी 7वीं क्लास से स्किल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन पे जोर नई एजुकेशन पॉलिसी देती है, ताकि जब आप पास करें स्कूल तो आपके पास कोई ऐसा स्किल हो जिससे आपको नौकरी मिलने में आसानी हो। तो ये पहला बुनियादी फिलोसॉफिकल फ़र्क है एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव का। अगर आप एक तरह से सोचते हैं तो आप एक एजुकेशन पाएंगे, अगर आप दूसरी तरह से सोचते हैं तो आप अपने बच्चों को दूसरी किस्म की एजुकेशन देंगे। ये पहला, मैं उस पर ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, बस ये पहला पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताऊँ कि एजुकेशन कितनी लेनी चाहिए। तो एक तो हुआ कि क्यों, दूसरा सवाल है कि कितनी एजुकेशन देनी चाहिए हम अपने बच्चों को, अपने कौम को, अपनी लड़कियों को, अपने एडल्ट्स को। तो ये दुनिया भर में एक आदाद शुमार इसके मिलते हैं कि मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कहते हैं उनको, कि एक मुल्क में उस मुल्क के बच्चे औसतन कितने साल स्कूल में खर्च करते हैं। तो अगर आप वो फिगर देखें, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वाला नंबर देखें, तो उसमें सबसे कम नंबर इंडिया का होता है, क्योंकि इंडिया में औसतन हमारे बच्चे 7 साल स्कूल में रहते हैं, लड़कियां, और लड़के 9 साल रहते हैं। वही अगर आप इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह में देखें तो वो 16-17 साल होता है स्कूल में रहते। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बना था, उसके तहत ये कानून बना था कि हर बच्चा जो 6 साल का हो वो स्कूल जाए और 14 साल की उम्र तक स्कूल में रहे। अगर कोई लड़का या लड़की 6 साल की उम्र के बाद स्कूल नहीं जाता है तो वो कानूनन जुर्म, और अगर 14 साल की उम्र तक स्कूल में नहीं रहती वो लड़की तो कानूनन जुर्म है, और पेरेंट्स को, माँ बाप, वालिदैन को
के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इस पॉलिसी ने यह कर दिया है कि अब 3 साल की उम्र से बच्चा या बच्ची स्कूल में जाए और अगले 16 साल तक स्कूल में रहे। ये नई पॉलिसी कह रही है। अगेन मैं अभी इस बात पे बड़ी लंबी बहस छिड़ेगी कि आखिर ये सही है नहीं है। ये 16 सालों में बच्चे बच्चियों को हमें कितने एग्ज़ाम लिखाने चाहिए, कितने बार बोर्ड एग्ज़ाम लिखाना चाहिए, वो पॉलिसी थोड़ी सी वेग है उस मामले में। अभी हम जिस एजुकेशन सिस्टम से गुजरे हैं उसमें हम सब लोगों ने एक बार 10वीं में एग्ज़ाम लिखा, कुछ जो पुराने लोग हैं उन्होंने 7th में भी लिखा होगा, फिर 12वीं में लिखा और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी गए अगर गए तो। अब ये होगा कि 4 एग्ज़ाम होंगे 5 साल बाद, फिर 3 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 3 साल बाद। अब ये चारों बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। इन एग्ज़ामों के बाद लोगों को रोक दिया जाएगा, यानी इन सब एग्ज़ामों में पास होना ज़रूरी है यानी ये अभी इस पे अभी वजाहत नहीं आई है, आ जाएगी जल्दी से। लेकिन जो मसला हमारे पास एग्ज़ाम का था वो मसला हम में से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये नई पॉलिसी से ये मसला और बढ़ गया है। देखिए, एग्ज़ाम का मसला क्यों कह रहा हूँ मैं, आप लोगों को 2 साल पहले याद होगा कि 12वीं का इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के जब रिज़ल्ट आए तो 50-60 बच्चों ने खुदकुशी कर ली थी 3 दिन के वक्फे में। और क्यों किया था? क्योंकि वो उस साल करेक्शन इस किस्म से हुआ कि बहुत से अच्छे बच्चों के नंबर बड़े कम आए, फेल भी हो गए और उनको समझ ही में नहीं आया कि हम फेल भी हो सकते हैं। और हम सब इतना प्रेशर डालते हैं अपने बच्चों के पे कि अगर वो फेल हो जाए तो वो जीने के लायक नहीं है, और उस वजह से उन बच्चों ने खुदकुशी की। चीफ मिनिस्टर को आके माफ़ी मांगनी पड़ी और वो एक बड़ा मसला बन के रह गया। तो ये जो जोर होता है हमारे बच्चों पे एग्ज़ाम का, वो दुनिया में कहीं नहीं होता। वो सिर्फ जापान में, इंडिया में, सिंगापुर में 3-4 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे एग्ज़ाम का इतना जोर होता है। मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प सर्वे, शफीक भाई, एक बड़ा दिलचस्प सर्वे हुआ था जापान में। जापान में ये पूछा गया लोगों से कि आप बच्चे क्यों नहीं पैदा करते। जापानी अब बच्चे पैदा करना उन्होंने बंद कर दिया। अब जापान में आपको बच्चे दिखते ही नहीं, अब सिर्फ बूढ़े दिखते हैं, बहुत बूढ़े। जापान में 60 मिलियन लोग ऐसे होंगे 10 साल में जो 100 साल के ऊपर होंगे, तो और बच्चे हैं ही नहीं। तो पूछा गया कि आप बच्चे क्यों नहीं पैदा करते, तो एक सब्सटैंशियल नंबर, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हम बच्चे इसलिए पैदा नहीं करते कि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी उसी एग्ज़ाम सिस्टम से गुजरे जिससे हम गुजर चुके। वो जो प्रेशर हमको था इम्तिहान लिखने में और फेल होने में, वो हम हमारे बच्चों को नहीं देना चाह रहे। तो ये जो एग्ज़ाम का एक बड़ा मसला है वो शायद थोड़ा सा और संगीन हो गया है इस पॉलिसी के तहत। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, वो ये आखिरी बात है, वो ये कि हमारे बच्चे, खुसूसन मुसलमानों के बच्चे, ये आगे क्यों नहीं पढ़ते। अगर आप सारे सोशल रिलीजियस कैटेगरीज देखें तो आपको ये पता चलेगा कि सबसे कम तादाद में बच्चे जो यूनिवर्सिटी जाते हैं वो मुसलमान बच्चे होते हैं। अब ये मैं आपको इस सवाल की वजाहत करूं आप, ताकि आप ये बात को समझें भी और सोचें भी कि हमारे बच्चे, बड़ी अजीब बात है आजकल कि हमारे बच्चे और बच्चों की तरह सारे के सारे स्कूल जाते हैं। 5 साल और 6 साल की उम्र में एनरोलमेंट प्राइमरी एजुकेशन में मुसलमान बच्चों का बिल्कुल उतना ही है जितना गैर मुसलमान बच्चों का। यानी सारे बच्चे 2-3% को छोड़ के 97% बच्चे अक्रॉस ऑल रिलीजन्स वो प्राइमरी स्कूल में एनरोल हो जाते हैं। और ये सब बच्चे 5वीं क्लास तक स्कूल में रहते हैं। 5th क्लास के बाद ये स्कूल छोड़ना शुरू करते हैं और सबसे ज़्यादा मुसलमान बच्चे छोड़ते हैं। औसतन हिंदुस्तान में 70% बच्चे 5th क्लास के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, 70%। तो 30% बचते हैं। अब वो 20 करोड़ में 30% फिर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इतने बहुत से लोग 10th क्लास का एग्जाम देते हैं। और वो जो 30% बचते हैं वो हाई स्कूल जाते हैं, उसमें से फिर 70% हाई स्कूल के बाद छोड़ देते हैं।
मुसलमान बच्चे यूनिवर्सिटी में जब पहुंचते हैं तो वो 3% होते हैं। 3% जो ओरिजिनल बच्चों ने 100 बच्चों ने प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया उसमें से सिर्फ 3 बच्चे पहुंचते हैं कॉलेज। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी को नहीं जाते? और ये बड़ा संगीन मसला है आसाम में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में। वहाँ तो है, बहुत गरीब लोग हैं, जाहिल हैं, गवर्नमेंट खिलाफ है, वो सब चीज। ये हैदराबाद में भी क्यों होता है? ये बेंगलोर में भी क्यों होता है? वो थोड़ा सा फर्क केरला में है, बट अदरवाइज हर जगह सबसे कम बच्चे जो जाते हैं यूनिवर्सिटी को वो मुसलमान बच्चे। तो ये तीसरा सवाल है, और इस सवाल का जवाब ये जो नई पॉलिसी है इसने तो दिया नहीं। इसके कुछ स्टडीज हुए, इसमें से एक बड़ी वजह ये निकली कि और कौमों के मुकाबिल मुसलमान बच्चे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देखें तो अपर क्लास हिंदू या सिख या पारसी, जैन, ये आपको गवर्नमेंट स्कूल में दिखाई नहीं देते। पारसी और जैन तो दिखाई नहीं देते, 90% वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा 45% मुसलमान बच्चे गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल का क्या मसला है? गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं तो बुरी बात क्या है? गवर्नमेंट स्कूल का मसला ये है कि गवर्नमेंट के हमारे पास तकरीबन 9 लाख स्कूल हैं जो 1ली से 5वीं क्लास तक करते हैं। 6ठी क्लास से 5 लाख स्कूल है। इसका मतलब ये कि आधे बच्चों को स्कूल ही नहीं है। वो जाना भी चाहे तो कहाँ जाएंगे? और फिर आप इंटरमीडिएट में देखें तो उसका आधा हो जाता है। तो ये जो ड्रॉप आउट होता है, ये एक बड़ी वजह इसकी इज नॉट द डिमांड, इट इज द सप्लाई। वो सप्लाई ऑफ स्कूल्स इटसेल्फ इज सो लो कि अगर आप जाना भी चाहें तो आपको जाने की स्कूल ही नहीं है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई अभी जिसमें ये मालूम किया कि कितने बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल को। और इसमें भी एक अजीब बात यह है कि ज़्यादातर मुसलमान बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल। तो अगर बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल को, और अगर 2 किलोमीटर में स्कूल है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल 20 किलोमीटर पे, तो वो कैसे जाए? तो कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ड्रॉप आउट होता है। एक और वजह बड़ी अजीब निकल के आई, वो ये कि मुसलमान टीचर, एक तो मुसलमान टीचर बहुत कम है और मुसलमान फीमेल टीचर सबसे कम सारे कैटेगरीज में सबसे कम मुसलमान विमेन टीचर्स हैं। और वुमेन टीचर्स का एक बड़ा रोल है स्कूल में। जब औरतें पढ़ाती तो बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ते हैं और ज़्यादा आसानी से पढ़ते हैं। आखिरी वजह ये है कि, और ये सेक्युलर वजह है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल इस वजह से छोड़ते हैं क्योंकि उनको मैथ समझ में नहीं आता। हमारे पास मैथ्स के चंद ही टीचर हैं, एक मोहसिन साहब बैठे हुए वहाँ पे, उनको आता है मैथ्स पढ़ाना, बट मैथ्स के वैसे टीचर बहुत कम है और मैथ की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे छोड़ जाते हैं स्कूल। तो ये जो नई पॉलिसी है इसने इस बात पे भी फिक्र नहीं की, इस बात का भी जवाब नहीं दिया कि आखिर हम बच्चों को अगर चाहें कि ये ज़्यादा अरसे तक स्कूल में रहें तो कैसे रोकें इनको स्कूल। एक बात जो बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में 2018 में एक बात कही थी कि अगला जो मैं कानून लाऊंगा या अगला जो हमें कानून लाना चाहिए, और ये बहुत बड़ा ये अगला मसला जो हमें पेश आएगा हमारे मुल्क में, वो आप सोचें क्या हो सकता है। क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, वो राम मंदिर भी बन गई, कश्मीर भी हो गया, ट्रिपल तलाक भी हो गई, जो आप कहना चाहते थे, करना चाहते थे, वो तो कर दिया। लेकिन एक हिंट उन्होंने 15 अगस्त की स्पीच में दिया था और उसमें ये कहा था कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, बल्कि उस स्पीच में उन्होंने ये भी हिंट किया कि जो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं वो एंटी नेशनल, वो गद्दार। तो जो अगले कानून का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो ये कि
और एक प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश भी हुआ था जिसमें एक बीजेपी के एमपी ने ये दाखिल किया था कि तीसरा बच्चा जिसका होगा वो इलीगल होगा। अब शफीक भाई, आई डोंट नो व्हाट एन इलीगल चाइल्ड इज, कि कौन इलीगल होगा, बच्चा इलीगल होगा, पेरेंट्स इलीगल होंगे, पता नहीं क्या है, लेकिन रुझान इस तरफ है। तो एक मसला इसमें ये भी आएगा कि आखिर ये जो अगर ये पॉपुलेशन का कानून आया तो इस पॉपुलेशन के कानून से फ़र्क क्या पड़ेगा हमको। एक बड़ी वजह जिसकी वजह से अभी भी मुसलमान घरों में सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, वो ये एक बड़ी बहस है कि मुसलमान घरों में ज़्यादा पैदा होते हैं बच्चे या गैर मुसलमान घरों में। मुल्क भर में फर्टिलिटी रेट तकरीबन एक जैसी है, सिर्फ यूपी और बिहार में थोड़ी सी ज़्यादा है और उमूमन ज़्यादा है, और मुसलमानों में थोड़ी सी और ज़्यादा है। और उसकी वजह सिर्फ एक है, और वो ये है कि जहाँ पे केरल में देखिए आप कि सबसे कम है, यानी सबसे कम का मतलब कि केरला और तमिलनाडु की तादाद जो है वो घटती जा रही है हर साल। यानी फर्टिलिटी रेट 2 से कम है, 2 लोग हम मरते हैं तो 1.5 बच्चा छोड़ के मरते हैं। यूपी बिहार में 3 और 3.5 है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि केरल और तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्रा में सारी मुसलमान लड़कियां स्कूल को जाती हैं, और जब तक हम यूपी और बिहार में सारी मुसलमान लड़कियों को स्कूल नहीं भेजेंगे तब तक ये मसला रहेगा, इसको आप कानून से नहीं हल कर सकते। तो इस वजह से एजुकेशन की जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं ये 3 सवाल आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था कि तालीम हो तो क्यों हो, तालीम हो तो कितनी हो, क्यों हो, स्किल हो या इल्म हो, ये बहुत अहम डिफरेंस है। और कितनी हो, कि स्कूल तक हो, यूनिवर्सिटी तक हो। अब जो आगे की दुनिया है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे बहुत आगे तक पढ़े। स्कूल की और कॉलेज की एजुकेशन हरगिज़ काफ़ी नहीं होगी उन चैलेंजेस के लिए जो नई दुनिया पेश करती है। और आखिरी सवाल ये कि तालीम कैसी हो, उसको बेहतर बनाने में हमको क्या क्या करना चाहिए, उस पे हमको बहुत फिक्र करनी चाहिए। वो एक अलग बहस और एक अलग लेक्चर और एक अलग डिस्कशन होगा। लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करते हुए फिर अयूब भाई का शुक्रिया अदा करूँ कि अयूब भाई, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस टॉक एंड फॉर गिविंग मी अ चांस, और आप सबको कि आप शफीक भाई को सुन सकें। शुक्रिया।